हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओस टहलिया फंक्शन परफेक्शन। जितने लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को मेरी स्टोरीज पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये चैप्टर आप सभी को कैसा लगा। तो चलिए अपने स्टोरी को शुरू करते हैं जिसका नाम है द ड्रैगन्स मेट चैप्टर 8। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी को पता चल गया था कि विंग जियांग क्लैन में है और उसकी जान खतरे में है। पर जियांग क्लैन में वांग जी के पहुंचते ही इवान को एक ब्लैक स्पिरिट ने बताया कि लान वांग जी जियांग क्लैन आया है अपनी पूरी सेना के साथ। ये सुनते ही इवान ने कहा रुको उसे। ये कहते हुए इवान ने पीछे की तरफ देखा जहाँ विंग कुछ ब्लैक स्पिरिट से लड़ रहा था। उसके आगे जंगशा था, वो भी लड़ रहा था और मैडम यू अपनी स्पिरिचुअल पावर से उन वैम्पायर्स को खत्म कर रही थी। उनका जीडियन बहुत पावरफुल है, उनकी जीडियन से सभी वैम्पायर मर जा रहे थे पर विंग के तलवार से कोई भी ब्लैक स्पिरिट मर नहीं रहा था। वो वापस विंग के ऊपर हमला कर दे रहे थे क्योंकि विंग की ये असली तलवार नहीं है, ये मामूली तलवार है और विंग को अभी तक अपनी तलवार ना मिली और न ही उसे अपने पावर का एहसास है। उसकी पावर भी अभी तक लॉक है जिस तरह वांग जी की लॉक है। विंग की पावर को वांग जी अनलॉक कर सकता है। इवान ने कहा जाओ रोको उसे और तब तक मैं इसे संभालता हूँ। लान वांग जी के मेट को इसे तो मैं घसीटते हुए यहाँ से लेकर ही जाऊँगा, जाओ यहाँ से, रोको उसे। ये सुनते ही वो ब्लैक स्पिरिट वहाँ से गायब हो गई थी और यहाँ इवान बढ़ा मैडम यू की तरफ। उसने मैडम यू की जीडियन को पकड़ लिया था। मैडम यू देखकर ये शॉक, कोई भी एम्पायर उनके जीडियन को कैसे पकड़ सकता है। इवान कोई ऐसा वैसा वैम्पायर नहीं है, वो हाइब्रिड वैम्पायर है, इसीलिए वो बहुत पावरफुल है। ये वैम्पायर तो छोटे मोटे हैं उसके आगे, इसीलिए तो वो मर गए जीडियन से उनसे टच होते ही। पर इवान जीडियन को पकड़ सकता है। उसने जीडियन को पकड़ कर खींच लिया था और मैडम यू जमीन पर गिर पड़ी और यहाँ वांग जी विंग की तरफ बढ़ रहा था। उसने विंग को देखा लड़ते हुए कुछ ब्लैक स्पिरिट से। वो ब्लैक स्पिरिट विंग के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही थी। वांग जी उस तरफ बढ़ा पर तभी ढेर सारे ब्लैक स्पिरिट और वैम्पायर्स वांग जी की तरफ आ गए। वांग जी ने अपने लेफ्ट साइड देखा तो एक वैम्पायर उसे हंसते हुए देख रहा था और उसकी आंखें पूरी रेड थी। वांग जी ने अपने बिजन को समन किया और उसने तुरंत अपने बिजन को उस वैम्पायर की तरफ थ्रो कर दिया। जैसे ही उस वैम्पायर को बिजन लगी वो वैम्पायर तुरंत मरकर जमीन में धड़ाम से गिर गया और विजन वापस वांग जी के पास आ चुकी थी। पर वांग जी विंग के पास पहुंच नहीं पा रहा था क्योंकि उसके सामने इतने ढेर सारे ब्लैक स्पिरिट्स थे, वैम्पायर्स थे कि वो विंग को देख भी नहीं पा रहा था कि विंग इस वक्त है कहाँ। और वांग जी लगातार लड़े जा रहा था। हवा में ही निमिंजे के ड्रैगन फॉर्म के ऊपर खड़े होकर अपनी तलवार से उसे पूरी तरीके से घेर लिया गया था, मानो कोई वांग जी को विंग तक पहुंचने देना ही नहीं चाहता था। और निमिंजे लैनकुरैन उन ब्लैक स्पिरिट के चपेट में थी। स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर थी क्योंकि वांग जी की पूरी सेना को भी उन ब्लैक स्पिरिट्स वैम्पायर्स ने घेर लिया था और वो उनके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वैम्पायर की स्पीड बहुत तेज होती है, कोई उनकी स्पीड को आसानी से कैच नहीं कर पाता। इसीलिए तो वो वांग जी की सेना के ऊपर हावी हो रहे थे। पर क्या ऐसा होने वाला था? वांग जी की सेना हारने वाली थी? बिल्कुल भी नहीं। वो सभी ट्रेंड और पावरफुल ड्रैगन्स थे, उन्हें पता है जंग में कैसे लड़ा जाता है। इसीलिए तो वांग जी की सेना बहुत तेजी से जियांग क्लैन में घुसे जा रही थी और वांग जी बहुत स्पीडली विंग की तरफ बढ़ रहा था। वांग जी का ड्रैगन ग्राउल कर रहा था और उसके सामने जो भी आ रहा था वो उसे अपने पिछे से बस काटे जा रहा था। वो कुछ भी नहीं देख रहा था कि कौन है, उससे बस अपनी ओमेगा को बचाना है चाहे सामने जो भी हो। और यहाँ मैडम यू जो जमीन पर गिर गई थी, इवान ने मैडम यू के फिर गले को पकड़ा और उसे उठाते हुए कहा तुम बनोगी ड्रैगन्स मेट तक पहुँचने का जरिया, वो तुम्हारे लिए जरूर आएगा। जंगशा जो विंग की हेल्प कर रहा था और वो उन सभी ब्लैक स्पिरिट को विंग के सामने से हटा रहा था। विंग ने उसी वक्त देखा मैडम यू को एक वैम्पायर ने पकड़ा हुआ है। विंग ने मैडम यू के पास भागते हुए कहा मॉम। जंगशा ने कहा विंग रुक जाओ। ये देखकर इवान ने स्मित किया, वो यही तो चाहता था और उसने उसी वक्त मैडम यू के गले पर बाइट कर लिया था और वो उसका ब्लड पीने लगा था। मैडम यू ने कहा विंग क्या मत ना, विंग ने कहा मेरे मॉम को छोड़ो, मेरे मॉम को छोड़ो। और उसी वक्त इवान ने मैडम यू के गले को धड़ से लग कर दिया विंग के ही सामने और विंग देखकर विंग जमीन पर बैठ गया। उसने कहा मॉम, जंग फैमिंग जो दोबारा जिंदा हो गए थे क्योंकि वो ड्रैगन है, ड्रैगन कभी भी मरते नहीं जब तक उनका मेट नहीं मरता। जैसे ही मैडम यू मरी उसी वक्त
जियांग ताइमियांग की भी सांसें निकल गई थी और वो ज़मीन पर गिर पड़े जो हवा में थे। एक फोर्स के साथ वो ज़मीन पर गिरे थे धड़ाम से, और विंग ने पीछे पलट कर देखा उसके डैड। जंगशा ने कहा डैड नहीं। विंग ने रोते हुए कहा मॉम 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 प्लीज उठो ना मॉम। विंग मैडम यू की डेड बॉडी को हिला रहा था। जंगशा ने जियांग ताइमियांग से अपनी नजर हटाकर विंग की तरफ किया तो उसने देखा वो वैम्पायर वो विंग की तरफ ही आ रहा था। ये देखकर जंगशा डर गया था और वो तुरंत अपने ड्रैगन फॉर्म में आया और वो विंग के सामने आ गया था। उसने कहा दूर रहो मेरे ब्रदर से, विंग जाओ यहाँ से जाओ। पर विंग रो ही जा रहा था मैडम यू को पकड़कर। और यहाँ इवान ने अपने रेड आई से जंगशा को देखते हुए कहा एक और ड्रैगन अच्छा है, अब तक तो मैं तुम लोगों से खेल रहा था पर अब मेरे पास वक्त नहीं। ये कहते ही इवान ने अपने हाथ में एक तलवार लिया जो पूरी ब्लैक थी। विंग ने भी अपनी रोती हुई आंखों से उस तलवार को देखा। ये तलवार कुछ अलग थी। जंगशा इवान से लड़ने लगा था अपने ड्रैगन फॉर्म में। पर बात तो ये है ना, वैम्पायर्स बहुत फास्ट होते हैं, उनकी स्पीड को जल्दी कोई पकड़ नहीं सकता, वो इतने फास्ट क्यों होते हैं। पर जंगशा उस वैम्पायर से लड़ा था। उस वैम्पायर ने काफ़ी ज़्यादा चोटें पहुंचा दी थी जंगशा को और जंगशा खून में लथपथ हो गया था। फिर भी वो लड़ रहा था क्योंकि वो विंग को बचाना चाहता था। और विंग ने भी देखा जंगशा घायल है, उसने एक तलवार उठा ली एक सैनिक की और वो उस तरफ बढ़ा। उसने कहा मेरे ब्रदर को छोड़ दो वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। इवान ने कहा मैंने पकड़ा ही कब था, अभी तक तो मैंने इसे कुछ नहीं किया पर अब करूंगा। इवान ने उस तलवार को जियांग चैंग के हर्ट में घुसा दिया था। जैसे ही वो तलवार जियांग चैंग को लगी, जियांग चैंग की चीख निकल गई थी और जियांग चैंग उसी वक्त जमीन पर धड़ाम से गिर गया क्योंकि वो तलवार कोई ऐसी वैसी तलवार नहीं थी। ये तलवार ड्रैगन्स को मार सकती थी। इसी वजह से जंगशा उसी वक्त मर गया था और वो अपने दोबारा से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ गया था। उसके हार्ट से ब्लीडिंग हो रही थी, वो पूरी जगह खून से लथपथ हो चुकी थी। विंग के हांफू में भी ढेर सारे खून के धब्बे थे, वो खून से लथपथ था। और विंग दौड़ते हुए गया। उसने जंगशा से कहा काका काका उठो, काका तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, काका प्लीज अब मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, सब मुझे छोड़ के चले गए, काका प्लीज ओपन योर आईज, काका काका प्लीज। पर जंगशा उठता कैसे, वो तो मर चुका था, उसकी सांसें निकल गई थी। विंग जंगशा को पकड़कर फूट फूट के रो रहा था। इवान विंग की तरफ आया और उसने उसी खून से लथपथ तलवार को विंग के चिन्ह पर रखा और उसके फेस को उठाते हुए कहा इतने आंसू किसी अनजान के लिए क्यों, ये तो तुम्हारा रियल ब्रदर भी नहीं है। विंग की आंखों में ढेर सारे आंसू थे। फिर इवान ने विंग के बालों से उसके गले को पकड़ा और उसे उठाते हुए कहा वैसे तुम्हारी खून की खुशबू बहुत अच्छी है, अगर मैं तुम्हें महाराज के लिए नहीं ले जाता ना तो मैं तुम्हारे इस खून को जरूर टेस्ट करता जो मुझे मदहोश कर रही है। ये कहते हुए इवान विंग के नेक को इनहेल करने लगा था और विंग इवान से छूटने की कोशिश कर रहा था। वो बार बार जंगशा के पास जाने की कोशिश कर रहा था पर इवान इनको छोड़ ही नहीं रहा था। विंग ने कहा छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, तुमने मेरे पूरी फैमिली को खत्म कर दिया, छोड़ दो मुझे, कहा उठो प्लीज, कहा मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, मुझे आप छोड़ के नहीं जा सकते। कहा विंग का ब्लड इवान को अट्रैक्ट कर रहा था क्योंकि इवान एक वैम्पायर है जिसकी वजह से वो विंग के ब्लड से अट्रैक्ट हो पा रहा था और वो खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था, कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो पीना चाहता था विंग का ब्लड क्योंकि विंग का ब्लड बहुत स्वीट था शायद उसके लिए, क्योंकि वो वैम्पायर है, वो उसे टेस्ट करना चाहता था। इसी वजह से इवान के फैंग्स निकल गए और उसने विंग को झटके से पकड़ा जो उसे भागने की कोशिश कर रहा था। उसने उसके गले को पकड़कर अपने फैंग्स को वो विंग के गले में धंसा नहीं जा रहा था कि तभी एक तलवार स्पीडली आई और वो सीधे इवान के आर पार निकल गई। इवान ने कहा, जैसे ही वो तलवार इवान को धंसी थी इवान ने विंग को छोड़ दिया था और विंग उसी वक्त बेहोश हो गया था और वो धड़ाम से जंगशा के बगल में गिर गया था। इवान ने पीछे पलटकर देखा तो वहाँ लान वांगजी था जिसकी गोल्डन आइज उसे देख रही थी। इवान ने कहा, पीठ पीछे हमला लान वांगजी, इसे मैं याद रखूंगा। वांगजी ने अपने गोल्डन आइज में इवान को घूरते हुए गुस्से में कहा, पीठ पीछे हमले की शुरुआत तो तुमने की। इवान ने कहा, तुमने तो मुझे मार दिया पर
ये जंग यही खत्म नहीं, यहाँ से तो इस जंग की शुरुआत होती है। लान वांगजी ये कहते ही इवान राख में बदल गया था, क्योंकि इवान एक ब्लैक पावर कंज्यूम करता था और उसे वांगजी की बेचैन लगी थी, जो एक प्योर स्वॉर्ड है। और इवान की तलवार जो ड्रैगन्स को खत्म कर सकती थी, वो वहाँ से गायब हो चुकी थी अपने आप। शायद उसे किसी ने उठा लिया था। किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि वो ड्रैगन स्वॉर्ड गायब है, क्योंकि सभी तो क्वीन के पास दौड़ पड़े थे। वांगजी दौड़ते हुए गया और उसने विंग को देखा और कहा, विंग विंग विंग। वांगजी विंग के फेस को थपथपाकर उसे उठा रहा था, पर विंग बेहोश था। वांगजी ने विंग के फेस को देखा, जो बहुत खूबसूरत था और उतना ही इनोसेंट था। उसने कभी सोचा नहीं था वो अपने मेट को इस हालत में मिलेगा, इस हालत में अपने मेट को देखेगा भी। उसने नहीं सोचा था। विंग के वो खूबसूरत लंबे काले बाल पूरे खुले हुए थे और वो ज़मीन में बिखरे हुए थे। विंग के चेहरे पर बहुत सारी चोटी थी, उसके हाथों पर भी चोटी थी। वांगजी ने देखा विंग ने सिर्फ एक नाइट रोब पहन रखा है, जो थोड़ा विस्पल है। विंग को इतना टाइम नहीं मिला था कि वो सीधे जाकर अपने कपड़ों को पहने, क्योंकि उसे अचानक से इतने चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई पड़ी थी कि विंग डर गया था और वो अपनी तलवार लेकर सीधे ही निकल पड़ा था। उसने कुछ ध्यान नहीं दिया था। अपने ही लोग मर रहे थे तो विंग टाइम कैसे वेस्ट कर सकता था। वांगजी ने विंग को इस हालत में देखा और सभी ने देखा विंग को वांगजी के बाहों में। उसी वक्त सभी ने अपनी नज़रें झुका ली थी। लैंसटैन, लैनकुरन, निमिजे, सॉन्गलैंड, वेंचिंग ड्रैगन्स की सेना थी, उन सभी ने अपनी नज़रें झुका ली थी। वांगजी ने अपना हार्मफू निकाला और उसने विंग को वो हार्मफू उड़ा दिया था और उसने फिर अपने नज़रें उठाकर उस जलते हुए जियांग क्लैन को देखा, जो खत्म हो गया। वांगजी लेट है, वो क्या करता? उसे खबर ही बहुत लेट मिली थी और जब उसे मिली तो वो तुरंत आया था, पर उन सारे ब्लैक स्पिरिट ने वांगजी पर ही हमला कर दिया था। 1000 से भी ज़्यादा ब्लैक स्पिरिट वांगजी के पीछे पड़ गई थी, क्योंकि सभी जानते थे वांगजी यहाँ क्यों आया है और वो सभी इसीलिए तो वांगजी को रोक रही थी। इसी वजह से वांगजी को और भी ज़्यादा लेट हो गया और इतना ज़्यादा लेट हो गया कि विंग की पूरी फैमिली ही खत्म हो गई। वांगजी ने ये सोचते ही विंग को अपने गले से लगा लिया। उसने कहा, सॉरी, माफ़ कर देना मेट, लेट हो गया, बहुत ज़्यादा लेट हो गया, माफ़ कर देना अपने अल्फा को। ये कहते ही वांगजी ने विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया था और वो वहाँ से विंग को ले जाने लगा। विंग के वो लंबे बाल हवा में झूल रहे थे और वांगजी विंग को लेकर निमिजे के ऊपर बैठ गया, जो अपने ड्रैगन फॉर्म में आ चुके थे दोबारा से, और वांगजी विंग को लेकर हवा में उड़ गया था गुसू लैंड एम्पायर के लिए। वांगजी विंग को लेकर गुसू आ गया था और इस वक्त विंग वांगजी के ही बेड पर लेटा हुआ था। उसे हीरर ट्रीट कर रहे थे। वांगजी देख रहा था विंग को। वांगजी के हाथों की मुट्ठियां बंधी हुई थी। वांगजी के अल्फा फेरोमोन्स पूरी जगह फैले हुए थे। वांगजी बहुत गुस्सा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा था। वांगजी गुस्सा तो था, पर वो खुद से ज़्यादा गुस्सा था। वो अपने मेट के पास नहीं पहुंच पाया जब उसे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। वो अपने मेट को क्या जवाब देगा सुबह जब उसकी आँख खुलेगी कि उसकी पूरी फैमिली खत्म हो गई। वांगजी जानता है विंग अपने फैमिली से बहुत प्यार करता था। उसकी पूरी फैमिली उसे बहुत पैम्पर करती थी और विंग इस सदमे को संभाल नहीं पाएगा। उसने देखा है विंग को उन झलकियों में, वो कितना खुश रहता था ना अपनी फैमिली के साथ। हाँ, वो उसकी असली फैमिली नहीं थी, हाँ वो उसकी असली मॉम नहीं थी, और वो थी ना, उन्होंने ही तो विंग को बचपन से पाला था। और शायद विंग को ये पता भी नहीं होगा कि विंग मैडम यू का असली बेटा नहीं है। एक हीलर ने वांगजी के पास आते हुए कहा, महाराज, ये कहकर उसने वांगजी को बो किया। वांगजी ने ये सुना लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। उसकी अभी भी नज़र विंग के ऊपर थी। उस हीलर ने कहा, महाराज, क्वीन ठीक है, उन्हें बस सदमा लगा है, इसीलिए वो बेहोश है। शायद उन्होंने वो देख लिया जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था। पर महारानी ठीक है महाराज, फिक्र मत कीजिए। उन्हें कुछ चोटें लगी थी जहाँ हमने उन्हें लेप लगा दी है, पर कुछ ऐसी जगह है जहाँ उन्हें लेप लगाना बाकी है महाराज। ये कहकर उस हीलर ने वांगजी को एक लेप का बाउल दिया और वांगजी ने अपने हाथों में उस बाउल को लिया और वांगजी ने फिर नोट किया। सभी वांगजी के कमरे से चले गए थे। वांगजी विंग की तरफ बढ़ा। उसने एक टेबल पर उस बाउल को रखा और वो उस बेड पर बैठ गया। उसने विंग को देखा।
उसका मेट पास से और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है और कितना ज़्यादा मासूम है। मैं नहीं चाहता ये मासूमियत कभी ख़त्म हो। वांग जी की आंखों में बहुत सारे इमोशंस थे विंग को लेकर। वांग जी विंग से बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा, और ये प्यार अचानक से नहीं हुआ। वांग जी ने विंग को बढ़ते हुए देखा है बचपन से अपने नजरों के सामने, उन झलकियों में सही, लेकिन देखा तो है ना। पहली बार वांग जी ने जब उन झलकियों में विंग को देखा था, वांग जी बस अपने मेट को चाहता था अपने पास। पर जैसे जैसे वांग जी को वो झलकियाँ आई, साल बीतते गए और वांग जी ने विंग को बस एक मेट के नज़रिए से नहीं देखा, एक अल्फा के नज़रिए से देखा। और उसी वक्त से वांग जी ने विंग को अपना ओमेगा मान लिया था, प्यार करने लगा था वांग जी विंग से। जैसे जैसे उन झलकियों में वांग जी विंग को देखता था, वैसे वैसे वांग जी विंग को और भी ज़्यादा देखने के लिए तड़प जाता था। वो इंतज़ार अब करने लगा था उन झलकियों का कि वो झलकियाँ उसे कब आएंगी और वो अपने मेट के उस खूबसूरत से चेहरे को कब देखेगा, उसके उस खूबसूरत से हंसी को कब दिखेगा। कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन, जिसके सामने कोई खड़ा भी नहीं हो सकता है, अब वो अपने मेट के लिए पागल हो गया है और वो उन छोटी सी झलकियों के आने का इंतजार करता था जिससे वो अपने मेट के चेहरे को देख सके। कमाल की बात है ना, इतना प्यार कोई किसी शख्स से कैसे कर सकता है जिस शख्स को उस पर्सन ने कभी अपने सामने देखा ही ना हो, बस उन झलकियों में देखा हो और पता भी ना हो कि वो शख्स इस वक्त है कहाँ, क्या वो उससे प्यार करेगा या नहीं, उसे नहीं पता था, फिर भी वो प्यार करने लगा था। उन झलकियों को वांग जी अब संभालना सीख चुका था। हाँ, वो झलकियाँ वांग जी की एनर्जी को एक तरह से खींच लेती थी, पर अब वो उन झलकियों के ऊपर काबू करना सीख चुका था और वो उन झलकियों को अब लंबे समय तक रोकने की कोशिश करता था। पर क्या वो झलकियाँ रुकती? नहीं, वांग जी के काबू में वो झलकियाँ नहीं थी। वांग जी खुद के ऊपर काबू कर सकता था कि वो झलकियाँ उसकी एनर्जी को न खींचे, पर वांग जी उन झलकियों के ऊपर काबू नहीं कर सकता था कि वो झलकियाँ उसके काबू में आए और वांग जी उन झलकियों को काफ़ी देर तक देख सके। वो झलकियाँ वांग जी के काबू में नहीं, वो कभी भी वांग जी को आ जाती थी। वो चाहे जहाँ भी हो, चाहे सभा में हो, चाहे किसी रास्ते में हो, वो झलकियाँ वांग जी को अचानक से आती थी और वो अचानक से ही वापस चली जाती थी, क्योंकि वो झलकियाँ खुद की ही मालिक थी। वांग जी उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता था। पर आज वांग जी अपने मेट को अपने आँखों के सामने देख रहा है, उसके उस खूबसूरत से चेहरे को देख सकता है, उसे छू सकता है। वांग जी ने विंग के फेस पर हाथ रखते हुए कहा, समझ में नहीं आ रहा, खुश हूँ इसलिए कि तुम मेरे पास हो या दुखी हूँ इसलिए कि मैं तुम्हारे पास वक्त पे पहुँच नहीं सका। ये कहते ही वांग जी की नज़रें विंग के चोटों पर गई, जहाँ पर कुछ लेप लगे हुए थे। वांग जी ने अपने हाथ बढ़ाए, वो झिझक रहा था विंग के हाथों को टच करने से। विंग को लेप तो लगाना था और वांग जी को उसके लिए उसके हाथों को टच करना ही पड़ेगा। वांग जी ने बहुत हिम्मत कर विंग के उन हाथों को धीरे धीरे ढीला करना शुरू किया, क्योंकि उसे वो लेप लगाने थे। वांग जी ने एक शोल्डर से विंग के हाथों को नीचे किया और विंग की वो बल्कि वाइट स्किन वांग जी को दिखी, जो मानो चमक रही थी। वांग जी ने उस लेप के बाउल को उठाया और विंग के उन चोटों पर लगाना शुरू किया। और फिर वांग जी विंग के उन चोटों पर लेप लगाने के बाद पास में ही एक कुर्सी थी जिस पर वो बैठ गया था विंग के हाथ को पकड़कर। वो बस विंग को देख रहा था और बहुत कुछ सोच भी रहा था। शान को ले यहाँ से शान को ले किसके पीछे पड़े नहीं तुम्हें छोड़ तुमने प्रॉमिस किया था नहीं ये वो प्रॉमिस फटेगा प्लीज अपना बात नहीं विंग जाओ यहाँ मैं कहता हूँ तुम्हारे पास नहीं रहे जाओ यहाँ से इतना प्यार किसी अनजान को क्यों वो तो तुम्हारा ब्रदर भी नहीं वीर विशाल लेके चलो तुम यहाँ से कैसे जाऊंगा डैड उठो ना प्लीज
आप मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते। आप मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते। मैं आपको जाने नहीं दूंगा, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। विंग उन नाइट्समेयर को देखकर झटके से उठा था, एक चीख के साथ। और वांग जी विंग की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर ही वो जाग गया था। उसने देखा विंग की पूरी बॉडी स्वेट से कवर है, उसके माथे से पसीना बह रहा और उसके आंखों में ढेर सारे आंसू थे। वांग जी ने विंग से कहा, विंग क्या तुम ठीक हो? विंग क्या तुम ठीक हो? विंग ने किसी का टच अपने शोल्डर पर फील करते ही वो दूर हट गया। उसने कहा, तुम कौन हो? तुम कौन हो? मेरे काका है, मेरे काका है। वांग जी ने कहा, विंग मैं हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, मैं प्रॉमिस, मैं कुछ नहीं करूँगा। विंग ने कहा, तुम कौन हो? विंग को ऐसा लग रहा था जैसे वो उसी बैटलफील्ड में अभी भी हो, उसके कानों में अभी भी वही चीखने चिल्लाने की आवाज़ गूंज रही थी। विंग ने कहा, तुम लोगों ने मेरे घर को मार दिया, तुम लोगों ने मेरी पूरी फैमिली खत्म कर दिया। आखिर क्या बिगाड़ा था हमने तुम्हारा? हमने तो कुछ नहीं किया था ना किसी का, क्यों तुम लोगों ने मेरी पूरी फैमिली खत्म कर दी? आखिर क्या बिगाड़ा था हमने? वांग जी ने कहा, वांग जी विंग के पास आने की कोशिश कर रहा था, उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। उससे विंग के आंसू देखे नहीं जा रहे थे, वो अपने मेका को इस हालत में नहीं देख सकता है। वांग जी ने विंग के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहा, विंग संभालो खुद को। विंग ने वांग जी के हाथ को रफली अपने शोल्डर से हटा दिया और वांग जी को धक्का दे दिया। वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगा। तुम उन्हीं लोगों में से एक हो ना जिन लोगों ने मेरी पूरी फैमिली खत्म कर दी, मुझे अकेला कर दिया इस दुनिया में। मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने मॉम डैड का पता लेके रहूंगा तुम लोग से, किसी को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। विंग ने पास में जो तलवार थी उसे उठा लिया था जो सूफियान थी। वांग जी ने ये देखा पर वांग जी अपने जगह से एक कदम तक नहीं हिला था। विंग ने कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम एक मर्डरर हो जिसने मेरा पूरा प्लान खत्म कर दिया। ये कहते हुए विंग उस म्यान में से अपनी सूवियां निकाली, पर जैसे ही विंग ने उस म्यान में से सूवियान को निकाला था, विंग के हाथ थोड़े से कट गए थे और उसी वक्त आसमान में बिजली कड़कने की आवाज़ आई और लैन कुरन ने अपनी आंखें खोल ली जो मेडिटेशन कर रहे थे। उन्होंने कहा, क्या उस तलवार ने अपने मालिक को एक्सेप्ट किया? ये सोचते से ही लैन कुरन अपने जगह से उठ गया और वो जल्दी किंग के पैलेस की तरफ जाने लगे। विंग ने जैसे ही उस म्यान में से अपनी तलवार निकाली थी, विंग के हाथ थोड़े से कट गए और उसमें से ब्लीडिंग होने लगी थी क्योंकि विंग ने बहुत जल्दबाजी में सूवियां को निकाला था। वांग जी ने कहा, विंग ने अपनी तलवार को वांग जी की तरफ करते हुए कहा, वहीं रुको। वांग जी ने देखा विंग के हाथ से जो ब्लीडिंग हो रही थी वो ब्लड उस तलवार पर गिरा और उस तलवार ने उस ब्लड को सोख लिया था और वो तलवार सिल्वरिश ग्रे में शाइन करने लगी थी और उस तलवार में से कुछ सिल्वरिश ग्रे वेलें विंग के हाथों को जकड़ रही थी, मानो उन वेलों ने विंग के हाथों को बांध लिया हो अपने से। उस तलवार ने विंग को अपने से इसलिए बांध दिया था क्योंकि सूफियान ने अपने मालिक को पहचान लिया जो उसे ओन करता है। अब सूफियान और किसी की बात नहीं सुनेगी और अब उसे उसके मालिक से कोई दूर नहीं कर सकता। ये सब बहुत इंस्टेंट हुआ था जो वांग जी ने देखा, पर विंग ने नहीं देखा। विंग की आंखों में तो गुस्सा था वांग जी के लिए क्योंकि वांग जी विंग को पहचानता है पर विंग वांग जी को नहीं पहचानता ना। वांग जी विंग के लिए बिल्कुल एक अनजान शख्स है और वो उन लोगों में से एक है जिन लोगों ने उसकी पूरी फैमिली को खत्म किया है क्योंकि विंग के माइंड में अभी सब वही है और वो अभी नींद से जागा है और उसके सामने एक अनजान शख्स जिसे वो जानता नहीं। विंग तो यही सोचेगा ना कि वांग जी उन लोगों में से है जिन लोगों ने उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया क्योंकि लास्ट टाइम आंखें बंद करने से पहले विंग के सामने ईवान था और आंखें खोलने के बाद वांग जी उसके सामने था। तो विंग वांग जी को ही उन लोगों में से एक समझ रहा था इस वक्त, इसीलिए विंग ने वांग जी के ऊपर हमला कर दिया था और विंग इतना ज़्यादा गुस्सा था कि वो लगातार ही वांग जी के ऊपर हमले किए जा रहा था और वांग जी बस टॉर्च कर रहा था। पर ये हमले कब तक चलते?
विंग को रोकना होगा, उसे बताना होगा कि वांग जी वो शख्स नहीं है। इसी वजह से वांग जी ने विंग को समझाने की कोशिश की, पर विंग कुछ भी सोचने समझने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसके माइंड में अभी भी यही चला था कि वांग जी उन लोगों में से एक है जिसने उसकी फैमिली को खत्म कर दिया। और विंग का गुस्सा उसके आंखों में देखा जा सकता था, और उसके एग्रेसिव फेरोमोन्स उस पूरे रूम में फिल हो गए थे। वांग जी इनहेल कर सकता था अपने ओमेगा के फेरोमोन्स जो काफ़ी एग्रेसिव है। पहली बार वांग जी ने विंग के इतने एग्रेसिव फेरोमोन्स को इनहेल किया था। हाँ, उसने उस वक्त भी किया था जब वो विंग से पहली बार मिला था, जब विंग बेहोश था जियांग क्लैन में, क्योंकि वांग जी ने तो विंग को लाया था, उसने इनहेल किया था विंग के इन खूबसूरत से रोज़ और लेवेंडर के फेरोमोन्स को। पर ये फेरोमोन्स एग्रेसिव हैं बहुत ज़्यादा, और वांग जी विंग को रोकना चाहता था, क्योंकि वांग जी ने अगर विंग को नहीं रोका तो विंग खुद को हर्ट कर लेगा। उसे खुद की परवाह नहीं थी, उसे विंग की परवाह थी, क्योंकि विंग अभी ठीक नहीं है, उसके शरीर पर बहुत ज़्यादा घाव है। इसलिए वांग जी ने अपने बिचन को समन किया। बिचन, ये कहते ही बिचन वांग जी के हाथ में थी, और उसी वक्त वांग जी ने बिचन को अपने म्यान में से बाहर निकाला। जैसे ही वांग जी ने उस बिचन को अपने म्यान में से निकाला, उसी वक्त विंग ने वांग जी के ऊपर हमला कर दिया, और वांग जी ने विंग के सामने अपनी बिचन कर दी थी। जैसे ही बिचन और शूवियाँ एक दूसरे से टकराई थी, आसमान में एक जोरदार बिजली कड़कने की आवाज़ हुई और पूरा रॉयल पैलेस हिल सा गया था, क्योंकि दो पावरफुल तलवार एक दूसरे से टकराए जो थी। लैन कुरान और सिजैन जो उसी लैंड पैलेस में थे और वो वांग जी के कमरे की तरफ आ रहे थे, वो भी एक पल को जैसे लड़खड़ा गए थे। उस टकराने की आवाज़ इतनी तेज जो थी, और ये पूरे सैनिक ये सुनते ही वांग जी के कमरे की तरफ दौड़ पड़े, और वांग जी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगे, पर महाराज का कमरा बंद था। वो सारे सैनिक डर गए थे। निमी जी ने कहा, दरवाज़ा तोड़ दो, महाराज की जान खतरे में है। उन सारे सैनिकों ने ही दरवाज़ा तोड़ना शुरू किया, पर वांग जी और विंग अपने स्वॉर्ड फाइट में इतने बिजी थे कि उन्हें ये सब सुनाई नहीं दिया। वो तो लगातार एक दूसरे से लड़े जा रहे थे, और विंग बहुत एग्रेसिवली वांग जी के ऊपर हमला कर रहा था, उसे मारने की कोशिश कर रहा था, और वांग जी बस खुद को टॉर्च कर रहा था। पर वांग जी की गोल्डन आइज तब उसके ड्रैगन आइज में चेंज हो गई, जब वांग जी ने उस दरवाजे की तरफ देखा जो दरवाजा टूट चुका था, और धड़ाम से एक आवाज़ आई दरवाज़ा खुलने की। वांग जी ने उस तरफ देखा झटके से, और उसने फिर विंग की तरफ देखा जो बहुत ही मैसी कंडीशन में था। उसके रोब्स बहुत लूज थे, पूरा नेक विजिबल हो रहा था, और शोल्डर से एक तरफ का हार्मफुल नीचे गिरा हुआ था। उसकी पूरी बैर स्किन दिख रही थी, और उस स्किन पर वो लेप लगा हुआ था। बाल पूरे खुले हुए थे जो घुटने तक आते थे। विंग उस वक्त हेवनली ब्यूटी लग रहा था, बट वांग जी इस हालत में अपने मेट को किसी को नहीं देखने देगा। उसका अल्फा ड्रैगन बहुत पोसेसिव है अपने मेट के लिए, इसी वजह से वो गुस्सा हो गया था इन हरकतों से उन सैनिकों के। इसीलिए उसने गुस्से में उन सैनिकों को देखा और एक स्पेल पड़ा, और अपने ड्रैगन वॉइस में ग्राउल करते हुए कहा, बाहर जाओ। ये कहते से ही वो दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया था, और वो सैनिक जो अंदर आ रहे थे वो एक फोर्स के साथ पीछे ढकेले गए थे, और वो एक के ऊपर एक सारे सैनिक गिर गए थे। निमी जी भी गिर गए थे, पर उन सैनिकों ने खुद को संभाला और वो उस दरवाजे की तरफ वापस दौड़ पड़े। वो सैनिक बहुत लॉयल थे वांग जी के लिए, वो आखिर रॉयल गार्ड्स थे वांग जी के। वो वांग जी की जान के साथ कोई भी खतरा मोल नहीं ले सकते, चाहे वो कोई भी हो। इसीलिए वो सैनिक दोबारा दौड़ पड़े थे और वो दरवाजा वापस से तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर निमी जी ने कहा, स्टॉप, वहीं रुक जाओ, महाराज ने मना किया है, कोई अंदर नहीं जाएगा। पर उनमें से एक सैनिक ने कहा, मिस्टर नहीं है, महाराज की पर जान खतरे में है। मिस्टर नी ने कहा, सुनाई नहीं दिया, महाराज ने मना किया है, उनकी क्वीन है अंदर। ये सुनते ही सारे सैनिक जो दरवाजा पीट रहे थे वो शांत हो गए और उनके तलवार वहीं गिर पड़े। क्वीन है अंदर, इसका मतलब वो सभी जानते हैं, क्योंकि वांग जी के पागलपन को सबने देखा है। उनके महाराज कितने पोसेसिव हैं अपनी क्वीन के लिए, उनका जिक्र होते ही महाराज खुश हो जाते हैं, पर उनके बारे में कोई गलत कहे तो महाराज गुस्सा हो जाता है, और उनका गुस्सा पूरा लैंड अंपायर जानता है। क्वीन की बात है तो महाराज अपनी क्वीन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और किसी की जान लेने से पहले तो वो सोचेंगे ही नहीं, सब जानते हैं। इसीलिए उन सैनिकों ने अपनी तलवार नीचे रख दी थी, और यहाँ वांग जी ने विंग की तलवार पकड़ ली अपने हाथों से, और उसने उसकी तलवार पकड़कर खींच लिया था और जमीन में फेंक दिया था। वांग जी ने कहा, विंग रुको, मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम सोच रहे हो। विंग ने कहा, तुम वही हो। वांग जी ने कहा, मैं वो नहीं हूँ। विंग सुनो मेरी बात को। विंग ने कहा, छोड़ो मुझे, छोड़ो। वांग जी को विंग धक्का देने लगा था खुद से। वांग जी ने कहा, विंग
मैं लान वांगजी हूँ। जैसे ही विंग ने ये सुना वो शांत हो गया और वो वांगजी को देखने लगा। उसने सुना है ये नाम। विंग ने वांगजी को देखते हुए बहुत इनोसेंटली कहा, लान वांगजी। वांगजी ने कहा, हाँ, मैं गुसु लैन अम्पायर का किंग हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई है। मैं वो नहीं हूँ जिस शख्स को तुम सोच रहे हो। विंग ने कहा, गुसु लैन अम्पायर का किंग। वांगजी ने कहा, ये कहते वांगजी ने विंग को छोड़ दिया था और विंग वांगजी से दूर जाने लगा। किंग, ये कहते ही विंग की आंखों में ढेर सारे आंसू आ गए थे और वो रोते रोते जमीन पर धड़ाम से गिर गया था। उसने कहा, सॉरी, मैं ऐसे नहीं करना चाहता था। मुझे लगा आप वो है जिसने मेरे फैमिली को मारा। वांगजी ने कहा, विंग शांत हो जाओ। विंग ने कहा, क्यों आखिर क्यों उन लोगों ने मेरी पूरी फैमिली को मार दिया? हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, तो आखिर क्यों हमारे साथ ही ऐसा क्यों? आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों? उन लोगों ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने मेरे मॉम को मार दिया। वांगजी ने विंग को हक कर लिया था। उसने कहा, जानता हूँ उन्होंने क्या किया। विंग ने कहा, तो क्यों? आखिर मेरे मॉम डैड ने मेरे गाने किसका क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था? उन लोगों ने सबकी जान ले ली और मुझे अकेला कर दिया। लेना तो तुम मेरी भी जान ले लेते ना। मुझे इस दुनिया में अकेला क्यों छोड़ दिया? आखिर क्यों? वांगजी ने विंग के फेस को देखते हुए कहा, विंग शांत हो जाए, उसे मत कहो प्लीज, दर्द होता है मुझे। विंग ने कहा, नहीं, उन लोगों ने पूरी फैमिली को खत्म कर दिया। मेरा पूरा क्लैन खत्म कर दिया। उन्होंने सब लोगों को मार दिया। मैंने देखा हम सबको पढ़ते हुए अपनी आंखों को सामने। वांगजी ने विंग को करते हुए कहा, विंग शांत हो जाओ। विंग तुम्हारी हालत सही नहीं है। विंग ने कहा, प्लीज बताओ मुझे, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? वांगजी ने कहा, नहीं बता सकता, तुम्हारी हालत ही ठीक नहीं है। कैसे बताओ, तुम्हें हिम्मत ही नहीं होती। विंग बार बार वांगजी से सवाल पूछते रहा, पर वांगजी विंग को बता नहीं सकता था ना, क्योंकि विंग अभी अपनी सही स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, तो वो कैसे बता देता। विंग खुद के ऊपर सारा ब्लेम लेने लगेगा। विंग बार बार वांगजी से एक ही सवाल करते रहा और वांगजी बस विंग को संभाल रहा था। वो उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। विंग के हाथ वांगजी के नेक में थे और वांगजी ने विंग को टाइटली हक किया हुआ था और वो उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। वांगजी ने विंग से कहा, प्रॉमिस करता हूँ विंग, जिन लोगों ने तुम्हारी फैमिली को मारा है ना, उसका बदला मैं लेके रहूँगा। प्रॉमिस करता हूँ, मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। ये मेरा वादा है तुमसे। घंटों तक विंग वांगजी के बाहों में रोते रहा। कितनी देर हो गई वांगजी को भी नहीं पता, क्योंकि वो विंग के उन सिसकियों को सुन रहा था। उसकी वो आंसू भरी हुई आंखों के वो देख सकता था। रोते रोते विंग वांगजी के ही बाहों में सो गया था और जब वांगजी को फील हुआ कि विंग शायद सो गया है उसकी बाहों में ही, वांगजी ने विंग के उस छोटे से शरीर को उठाया ब्राइडल स्टाइल में और उसने विंग को उस बड़े से बेड पर सुला दिया था और विंग को उन ब्लैंकेट से टक करने के बाद उसके हाथों को पकड़कर कहा, प्रॉमिस करता हूँ विंग, जितने ही आंसू तुम्हारे इन आँखों से गिरे हैं ना, उतनी ही हड्डियाँ तोड़ूंगा उन लोगों की मैं, जिन लोगों ने तुम्हारी फैमिली को मारा है। वादा करता हूँ। ये वादा इस गुसु अम्पायर के किंग लान वांगजी का वादा नहीं है, ये एक अल्फा का वादा है अपने ओमेगा से। वांगजी की आंखें गोल्डन में शाइन कर रही थी और उसका गुस्सा उसकी आंखों में देखा जा सकता था और वांगजी अपनी गोल्डन आई से विंग के उस आंसू भरे हुए चेहरे को देख रहा था। कुछ देर के बाद वांगजी अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। उसके हाथों में से ब्लीडिंग हो रही थी क्योंकि उसने विंग के उस तलवार को जो पकड़ा था अपने हाथों से, इसीलिए वो हाथ कट गया था। जैसे ही वांगजी बाहर आया सभी गार्ड्स वांगजी की तरफ आ गए थे और लैन कुरैन, लैन सिचेन और नी मिंजे भी
लैन कुरैन ने कहा, महाराज क्या क्वीन होश में आ गई? वो अब कैसी हैं? उनकी हालत कैसी है? क्या वो ठीक है? वांग जी ने कोई जवाब नहीं दिया। लैन कुरैन वांग जी को ही देख रहे थे, पर उनकी नज़र वांग जी के उस हाथ पे गई जहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी। लैन कुरैन ने कहा, महाराज ये खून। ली मिंजे ने कहा, महाराज आपके हाथों से ब्लीडिंग हो रही है। ये कहते ही ली मिंजे वांग जी की तरफ बढ़े। वांग जी ने उसी अपने खून भरे हाथों को ली मिंजे की तरफ कर दिया था और ली मिंजे वहीं रुक गए थे। फिर वांग जी ने कहा अपनी कोल्ड वॉइस में, वेंचिंग। ये सुनकर वेंचिंग आगे आई। उसने कहा, जी महाराज। वांग जी ने कहा, आज से तुम क्वीन की पर्सनल रॉयल गार्ड होगी और तुम उनके साथ हर वक्त एक साए की तरह रहोगी। वेंचिंग ने कहा, जी 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 महाराज, जी महाराज। ये एक बहुत बड़ी पदवी थी जो वांग जी ने वेंचिंग को दी थी और साथ ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी थी, क्योंकि एक क्वीन का रॉयल पर्सनल गार्ड एक अल्फा है। अगर वांग जी ने वेंचिंग को ये जिम्मेदारी दी है तो इसका मतलब वांग जी वेंचिंग पर बहुत भरोसा करता है। कुछ सोचकर ही वांग जी ने वेंचिंग को ये जिम्मेदारी दी, इसलिए वेंचिंग वांग जी को निराश नहीं करना चाहती थी। वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना चाहती थी। जो उसके आंखों में भी दिख रहा था, वो वांग जी के लिए बहुत लॉयल है। उसे समझाने की जरूरत नहीं, वो अपने दायरों को जानती है। फिर वांग जी ने अपनी नजरें उठाकर उन गार्ड्स को घूरते हुए कहा, याद रहे क्वीन है वो तुम्हारी। ये सुनते ही सभी ने कहा, जी 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 महाराज, जी महाराज। वो गार्ड्स वांग जी की इतनी डार्क वॉइस सुनकर डर गए थे और वो समझ गए थे कि वांग जी ने उन्हें वार्न किया है। और ये कहते ही वांग जी वहाँ से चला गया था गार्डन की तरफ और वो उस चमकते हुए सूरज को देख रहा था, साथ ही उस हवा को महसूस कर रहा था जो उसके चेहरे को छूकर गुजर जा रही थी। उस गार्डन में बहुत ही खूबसूरत सी खुशबू फैली हुई थी उन फूलों की। वांग जी का फेस बहुत ही शांत लग रहा था, पर उसके दिमाग में बहुत सारी हलचल थी। वो बहुत कुछ सोच रहा था, परेशान था विंग के लिए। लैन सिचेन ने पीछे से आते हुए कहा, क्या हुआ महाराज? क्या हमारी क्वीन की हालत ठीक नहीं? वांग जी ने बिना अपनी नज़रें लैन सिचेन की तरफ करते हुए कहा, वो ठीक नहीं है। लैन सिचेन देख सकते थे वांग जी की आंखों में वो पेन और वो गिल्ट। लैन सिचेन ने कहा, ये आपकी वजह से नहीं है महाराज। वांग जी ने कहा, पर ये बात तो सच है ना, वो मेरा मेट है, इसलिए उसके साथ ये सब हुआ। मेरे ही वजह से उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। लैन सिचेन ने कहा, महाराज जो होना है वो तो हो के रहेगा। हम और आप उसे रोक नहीं सकते। हाँ, रोकने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। उस भविष्यवाणी में कहा गया था, षड्यंत्र रचे जाएंगे, खून बहेगा, सैक्रिफाइस दिया जाएगा और उनके खून में ही जादू है। सच में भविष्यवाणी सच हो गई। महारानी के खून में जादू है। सच में ये तो होना ही था, क्योंकि वो सॉर्सरर सुप्रीम जो है। देखा जाए उस भविष्यवाणी के अनुसार अभी से ही तो उन सब की शुरुआत हुई है। वांग जी ने झटके से लैन सिचेन की तरफ देखा। वांग जी ने कहा, क्या मतलब है आपका ग? लैन सिचेन ने वांग जी को देखते हुए कहा, महाराज मेरा मतलब ये है कि इस खूनी खेल की शुरुआत महारानी के जन्म से ही हो गई थी, क्योंकि पावर अकेले नहीं आती, उसके साथ वो कई सारी मुसीबतें लेकर आती हैं उस शख्स के लिए जिसके पास वो पावर है। अब तो आप समझ गए होंगे ना जो मैं कहना चाहता हूँ। वांग जी ने कहा, हाँ मैं समझता हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। वांग जी के हाथों की मुट्ठियाँ बन गई थी और उसके हाथ से वो खून पानी की तरह बहे जा रहा था। वांग जी और सिचेन काफ़ी घंटों तक उसी गार्डन में खड़े रहे और सिचेन ने वांग जी के उस वॉन्ड्स को ट्रीट कर दिया था और वो दोनों अब उस गार्डन में बैठे हुए थे। उन दोनों के बीच में बिल्कुल साइलेंट था, पर उस साइलेंट को तोड़ते हुए एक मेड आई, म्या। उसने कहा, महाराज, और फिर उसने वांग जी को ग्रीट किया और सिचेन को। उसने कहा, महाराज महारानी उठ चुकी हैं, पर उन्होंने डिनर करने से इनकार कर दिया। ये सुनते ही वांग जी ने नोट किया और वो मेड वहाँ से चली गई थी। और फिर वांग जी जिंगशी की तरफ गया। उसने देखा जिंगशी के आसपास कई सारे गार्ड्स हैं और वांग जी के कमरे के दरवाजे पर वेंचिंग है। वेंचिंग ने वांग जी को देखा और उसे ग्रीट करते हुए कहा, महाराज। वांग जी ने नोट किया और वो उस कमरे के अंदर चला गया था। कमरे के अंदर जाते ही वांग जी को बहुत ही स्वीट रोज़ और लेवेंडर के फेरोमोन्स फील हुई। वांग जी ने अपनी आंखें बंद कर ली
ये फेरोमोन्स कितने खूबसूरत है ना, जिन्हें वो इनहेल कर रहा है। वांग जी के उस कमरे में आते से ही वहाँ जो टीममेट्स थी उन्होंने वांग जी को ब्लॉक किया। वहाँ पर मैम्या और चिन चिन थी। वांग जी ने उन तीनों को ही एक झलक देखा और फिर उसने विंग को देखा जो उस बेड के बगल में जमीन पर बैठा हुआ है। उसने अपने घुटनों को अपने चेस्ट से लगाया हुआ है और उसने अपना सिर अपने हाथ पे रखा हुआ है। उसके बाल पूरे खुले थे। उसने वही रोब्स पहने थे जियांग क्लैन के। वांग जी बस विंग को देख रहा था दूर खड़े होकर, और वांग जी के कानों में आती हुई वो एक सिसकने की आवाज। विंग की ये हालत देखते थे ही वांग जी का दिल जैसे बैठ गया था। वो नहीं देख सकता विंग को इस हालत में। वो कैसे देख सकता है अपने प्यार को इस हालत में। उसके आंखों में भी एक पल को आंसू आ गए, पर वो एक किंग है, उसे ये सब अलाउड ही नहीं है। वो इमोशनल नहीं हो सकता। वांग जी ने विंग से अपनी नजरें हटाकर उन मेट्स की तरफ देखा। उन मेट्स ने वांग जी की नजर अपने ऊपर फील करते से ही वो मेट्स वांग जी के सामने अपने घुटनों पर बैठ गई। उन्होंने कहा, महाराज हमने कोशिश की थी महारानी को खाने खिलाने की, पर उन्होंने इनकार कर दिया था और वो बस रो ही जा रही हैं। हमने उन्हें समझाने की कोशिश की थी पर वो नहीं समझी। वांग जी ने कहा, वो जानता है इन मेट्स की कोई गलती नहीं। वांग जी विंग की तरफ गया और वो विंग के सामने ही अपने घुटनों पर बैठते हुए कहा अपनी सॉफ्ट वॉइस में, विंग। वो वॉइस इतनी सॉफ्ट वॉइस थी कि मैम्या, लिलिंग, लुलू ये देखकर शॉक। महाराज की आज तक उन्होंने कभी भी इतनी सॉफ्ट वॉइस नहीं सुनी है और इतने प्यार से तो महाराज ने आज तक किसी से भी बात नहीं की है। इसलिए वो सब बस वांग जी को देखे जा रही थी अपनी शॉकिंग आइज से। वांग जी के पुकारने पर विंग ने कुछ नहीं कहा, वो बस रोए जा रहा था सिसकियां ले लेकर। वांग जी ने फिर से कहा, विंग। वांग जी की बात सुनकर विंग ने अपने सिर को उठाया और उसने फिर अपने आंसू भरी हुई आंखों से वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने देखा उन सिल्वरिश ग्रे आइज में ढेर सारे आंसू थे और वो आंखें बिल्कुल रेड थी और विंग का पूरा फेस भी रोने की वजह से रेड हो गया था। पर वांग जी की नज़र तो विंग के उन सिल्वरिश ग्रे आइज पे थी जो बहुत मासूम थी, और विंग अपनी उन्हीं आंखों से वांग जी को देख रहा था। वांग जी का दिल कर रहा था जैसे वो विंग को हक कर ले और कहे, इस दुनिया में तुम अकेले नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे लिए। पर वांग जी ऐसा कह नहीं सकता ना डायरेक्ट, क्योंकि वांग जी विंग के लिए बिल्कुल एक अनजान शख्स है और वो विंग को डराना नहीं चाहता। विंग को वो जानता है, वो विंग बहुत मासूम है और इस क्रूअल वर्ल्ड के लिए तो और भी ज़्यादा। ये क्रूअल वर्ल्ड उसे जीने नहीं देगी। ऐसे ही अगर वो रहा वो उसकी जान ले लेगी। आखिर कितने साल का है विंग? 18 साल का। एक 18 साल का ओमेगा है विंग, जिसने अपनी पूरी फैमिली खो दी। उन लोगों को उसने मरते हुए देखा है अपनी आंखों के सामने और उनके खून के छींटे अभी भी विंग के कपड़ों पर है, जिन कपड़ों को अभी भी विंग ने पहन रखा है। वांग जी का दिल जैसे सहम सा गया। उसने कहा, विंग तुमने खाना क्यों नहीं खाया? विंग ने कहा अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में, मुझे नहीं खाना, मुझे घर जाना है, मुझे जियांग क्लैन जाना है। ये सुनते ही वांग जी के दिल में जैसे बहुत अजीब सा एक दर्द हुआ। वांग जी ने कहा, विंग सब कुछ खत्म हो गया है, वहाँ कोई जिंदा नहीं है, वहाँ सब मर चुके हैं। विंग ने कहा, फिर भी मुझे वहाँ जाना है, वहाँ मेरे मॉम और डैड मेरे का है, मुझे उनके पास जाना है। वांग जी अब खुद को संभाल नहीं पाया विंग के आंसुओं को देखकर। विंग बहुत बुरी तरह रो रहा था। वांग जी ने विंग को हक कर लिया। वांग जी ने कहा, विंग तुम्हारे मॉम और डैड मर चुके हैं, तुम एक्सेप्ट करो विंग, वो वापस नहीं आएंगे। विंग ने कहा, चाहता हूँ, वो मुझे छोड़ के चले गए और मैं अपने क्लैन जाना चाहता हूँ। वो मेरा क्लैन था, मेरे मॉम और डैड, मेरे घर वहाँ यादें हैं, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। वांग जी ने कहा, विंग तुम जाके भी क्या करोगे, वहाँ सब खत्म हो गया, पूरा क्लैन तुम्हारा जल चुका है, वहाँ कुछ नहीं बचा। ये सुनते ही विंग और भी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा था। उसने वांग जी को कसकर हक कर लिया था और वांग जी विंग को संभाल रहा था। वांग जी विंग को कोई झूठी होप नहीं देना चाहता था कि जियांग क्लैन बिल्कुल सही है। वो विंग को रियलिटी बता रहा था, क्योंकि अगर उसने आज झूठ बोला ना तो विंग अगर कल को जियांग क्लैन में गया तो विंग को बहुत पेन होगा। बर्बाद हो चुके जियांग क्लैन को देखकर यहाँ मैं लिलिंग और लुलू
वहाँ से चली गई थी तभी जब वांग जी ने विंग को हक किया था। काफ़ी देर तक विंग वांग जी के बाहों में रोते रहा। वांग जी ने कहा, विंग मेरे पास सुन, तुम्हें कुछ खाना होगा, तुमने कल कुछ भी नहीं खाया। विंग ने कहा, मुझे नहीं खाना, मुझे कुछ भी नहीं खाना। वांग जी ने कहा, विंग तुम अपने मॉम डैड से बहुत प्यार करते हो ना। विंग ने कहा, वांग जी को हक किए हुए ही फिर भी वो मुझे छोड़ के चले गए। वांग जी ने कहा, वो छोड़ के नहीं गए विंग तुम्हें, वो तुम्हारे पास है और वो जब तुम्हें देखेंगे इस हालत में उन्हें बहुत बुरा लगेगा। विंग ने बहुत इनोसेंटली वांग जी की आंखों में देखते हुए कहा, सच में उन्हें बुरा लगेगा? वांग जी ने कहा, उन्हें बहुत हर्ट भी होगा। विंग ने कहा, मैं उन्हें हर्ट नहीं करना चाहता, मैं उन्हें हर्ट नहीं करना चाहता, पर देखो ना वो मुझे छोड़ के चले गए। वांग जी ने कहा, पता है विंग, अगर तुम उन्हें हर्ट नहीं करना चाहते तो तुम्हें कुछ खाना होगा विंग। विंग ने कहा, वांग जी ने कहा, चलो तो ठीक है, तुम कुछ खा लो और उससे पहले तुम्हें बात लेना पड़ेगा। विंग ने नोट किया और वांग जी विंग को लेकर उस बाथरूम में चला गया था। वांग जी ने विंग के लिए वहाँ हार्मफुल भी रखे थे और वांग जी फिर वहाँ से चला गया विंग को बोल कर कि अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो मुझे बताना विंग, मैं आ जाऊँगा तुम्हारे पास। विंग ने नोट किया था और फिर वांग जी वहाँ से चला गया था। वांग जी के उस बाथरूम में से जाने के बाद विंग ने अपने शरीर से उस खून भरे हुए रोप्स को अलग किया और उसने देखा वो कपड़े पूरे खून से रंगे हुए थे। ये देखकर विंग की आंखों में और भी आंसू आ गए क्योंकि ये हार्मफुल उसके ही अपनों के खून से रंगा हुआ था। विंग काफ़ी देर तक उसी बाथरूम में रोता रहा। वांग जी जानता है विंग इस वक्त रो रहा होगा, लेकिन इस वक्त वो कुछ नहीं कर सकता सिवाय विंग का इंतज़ार करने के। वो पूरा ही कमरा खाली था और वांग जी बस वहाँ विंग का इंतज़ार कर रहा था। कुछ देर बाद वांग जी को कुछ कदमों की आने की हलचल हुई। वांग जी ने अपनी नज़रें उठाकर बाथरूम की तरफ देखा तो वहाँ विंग खड़ा था उन रोब्स में, उन वाइट रोब्स में जिनमें विंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। विंग के बाल भीगे हुए थे जो उसके घुटनों तक आते थे और पानी उसके माथे से बह रहा था और विंग की नज़रें झुकी हुई थी। विंग को इस तरह देखकर तो वांग जी की जैसे सांसें ही रुक गई थी। उसका ओमेगा कितना ज़्यादा खूबसूरत है, उसकी सोच से भी ज़्यादा खूबसूरत है। विंग ने वांग जी के ही कपड़े पहने हुए थे, शायद इसलिए विंग और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था वांग जी को। हमेशा से जो वांग जी देखना चाहता था अपने ओमेगा को अपने कपड़ों में, खासकर उन वाइट रोब्स में, इसीलिए तो वांग जी की नज़रें ही विंग से नहीं हट रही। वांग जी विंग के उन खूबसूरत आँखों को देख रहा था जो सिल्वरिश ग्रे में शाइन कर रही थी। शायद विंग रोया था इसलिए। वांग जी ने विंग से अपनी नज़रें हटा ली। विंग, तुम्हारे बाल भीगे हुए हैं, चलो मैं इन्हें तुम्हें सुखाने में मदद करता हूँ। वांग जी की आवाज़ लड़खड़ा रही थी, वो झिझक रहा था, पता नहीं क्यों रुक रुक के बोल रहा था, उसे समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर भी वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ा और उसे आईने के सामने बैठा दिया। विंग ने कहा, इसकी ज़रूरत नहीं है, पर उससे पहले ही वांग जी ने विंग को उस आईने के सामने बैठा दिया था और वो उसके बालों को सुखा रहा था। विंग ने अपना सर नीचे किया हुआ था, फिर उसने अपनी नज़रें ऊपर उठाई और उस आईने में से वांग जी को देखा जो उसके बालों को सुखा रहा था। ये अल्फा, उसकी केयर विंग को अच्छी लग रही है। न जाने क्यों इस अल्फा से उसे कुछ अपने से फीलिंग आ रही है, इसीलिए तो शायद विंग ना चाहते हुए भी इस अल्फा को अनकॉन्शियसली देखे जा रहा है। कुछ देर के बाद विंग और वांग जी जिंगशी में डिनर टेबल पे थे। दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। उनके सामने डिनर सर्व था, वही वुसू का प्लेन सिंपल बॉइल्ड फूड, पर विंग के फूड में थोड़े से स्पाइसेस थे। वांग जी जानता है ना विंग को स्पाइस पसंद है, इसलिए विंग का फूड स्पाइसी था, पर विंग उस फूड को खा नहीं रहा। उसने अपनी नज़रें नीचे झुकाई हुई है और वो बस वांग जी के सामने बैठा हुआ है। शायद वो कुछ सोच रहा था। वांग जी ने विंग को प्यार से देखते हुए कहा, विंग। विंग ने नहीं सुना, शायद वो किसी सोच में गुम था, पर इस बात को मैम्या, लिलिंग, लुलू, वेंचिंग, नीमिंजे, सोंगनेन इन सब ने सुना। उन सब की भी नज़रें विंग की तरफ गईं। वांग जी ने देखा विंग ने उसकी बात नहीं सुनी, इसलिए वांग जी ने फिर से कहा, विंग। विंग ने कहा, हाँ हाँ, आपने कुछ कहा महाराज। वांग जी ने अपनी मुट्ठियाँ बांध दी, उसे पसंद नहीं विंग उसे महाराज कह रहा है। निमिंजे ने देखा वांग जी को अपनी मुट्ठियाँ बांधते हुए,
वो समझ गए थे महाराज को ये बात पूरी लगी। महारानी उन्हें महाराज जो बोल रहे हैं, पर नी मिंजे ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपने सिर को नीचे कर लिया। वांग जी ने कहा, क्या हुआ विंग, तुम्हें खाना पसंद नहीं आया? विंग ने कहा, नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं वांग जी ने कहा, तुम्हें कुछ कहना है? ये कहते ही वांग जी ने अपने स्पून को नीचे रख दिया। विंग ने वांग जी की तरफ अपनी नज़रों को उठाकर कहा, हाँ। वांग जी ने कहा, तुम्हें कुछ कहना है विंग? मैं तुम्हारी बात को सुन रहा हूँ, कहो। वांग जी ने ये बहुत सॉफ्ट वॉइस में कहा था। वांग जी की इतनी सॉफ्ट वॉइस सुनकर विंग को बहुत अच्छा लगा और वो थोड़ा कंफर्टेबल हो गया। जो वो झिझक रहा था अपनी बात को कहने में, अब वो झिझक नहीं रहा था। उसने कहा, जी महाराज। ये कहकर विंग अपनी जगह खड़ा हो गया। उसने वांग जी को 90 डिग्री बो करते हुए कहा, महाराज शुक्रिया, शुक्रिया आपने मुझे बचाया और शुक्रिया आपने मेरा इतना ख्याल रखा और मुझे आपने अपने महल में लाया। मैं जानता हूँ आप बहुत अच्छे हैं। मेरे माँ और पापा ने बताया था कि हमारे महाराज बहुत अच्छे हैं और सच में महाराज, मैंने देखा आप सच में बहुत अच्छे हैं। शुक्रिया, शुक्रिया आपने मुझे से ओमेगा को बचाया और उसका इतना ख्याल रखा। मैं जानता हूँ महाराज, मैंने आपको बहुत परेशान भी किया और आपके ऊपर हमला भी किया। माफ़ कर दीजिएगा महाराज, माफ़ कर दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा। ये कहते हुए विंग बार बार वो करने लगा। वांग जी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वांग जी की मुट्ठियाँ बनती जा रही थी, पर उसने कुछ नहीं कहा, बस वो विंग को देख रहा था। इसमें विंग की भी कोई गलती नहीं थी। विंग वांग जी को जानता ही कहाँ है। उसे नहीं पता वांग जी उसका मेट है। उसे तो बस इतना पता है कि वांग जी इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का किंग है, जिसे उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, और वो विंग कर रहा था। वांग जी ने उसका इतना ख्याल जो रखा था, इसलिए वो बस वांग जी को शुक्रिया कह रहा था उसकी जान बचाने के लिए। विंग ने कहा, माफ़ कर दीजिएगा, मुझे पता नहीं था कि आप महाराज हैं। असल में मैंने आपको कभी देखा नहीं ना, इस वजह से माफ़ कर दीजिएगा। और महाराज शुक्रिया आपने मेरा इतना ख्याल रखना, पर अब मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहता। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। ये सुनते ही वांग जी खड़ा हो गया। वांग जी ने कहा, क्या? वांग जी को अचानक से खड़ा होता हुआ देखकर विंग डर गया और वो तो कदम पीछे चल गया। विंग को लगा जैसे उसने किंग को ऑफेंड कर दिया। फिर भी उसने कहा डरते हुए, महाराज मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ से अब जाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता आपको और ज़्यादा परेशान करना। वांग जी ने कहा, नहीं। विंग ने कहा, हाँ। वांग जी ने कहा, नहीं, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। विंग ने कहा, क्यों? वांग जी ने कहा, क्योंकि तुम मेरे मेट हो। ये सुनते ही विंग ने शॉकिंगली वांग जी को देखा और कहा, क्या? आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में द ड्रैगन्स मेट के एक और चैप्टर के साथ। और अगर आप लोग को ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये स्टोरी आप सभी को कैसी लग रही है। बाय बाय।